हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी के थीम थर्ड, जिसका टाइटल है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास का पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं कि हमारा जो है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एक आप पुराने एपिक में देख लीजिए, यानी कि महाभारत में आप देखेंगे तो इसके बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है। कास्ट वास्ट का उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है कि किस टाइप से उस टाइम पे था, इन्फोर्स किया जाता था कास्ट सिस्टम को लोगों के ऊपर, कॉमन पीपल के ऊपर और भी जो लोग थे उनके ऊपर। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस टाइप से मतलब महाभारत का कंपाइलेशन किस ईयर में किया गया, किसने उसका कंपाइलेशन किया, उस टाइम पीरियड पे जो फैमिलीज होती थी वो कैसी होती थी, रिलेटिव्स को क्या बोला जाता था, वहाँ पे जो शादी यानी कि रूल्स ऑफ मैरिजेस थे वो किस टाइप के थे, वुमेन्स की क्या कंडीशन होती थी, वुमेन्स के गोत्रा के बारे में भी हमने देखा कि वो जो है फादर के गोत्र को छोड़ के हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट कर लेती हैं, अडॉप्ट कर लेती हैं आफ्टर मैरिज। मदर्स की क्या कंडीशन होती थी, मदर्स की क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें हम इसके पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। अब हम आते हैं इसकी थर्ड हेडिंग, जिसका टाइटल है सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। यानी कि बाकी के जो सोशल डिफरेंसेस थे जो कि या तो विद इन कास्ट थे या तो बियॉन्ड कास्ट थे, यानी कि ऑल ओवर जो भी सोशल डिफरेंसेस थे वो सारे क्या थे, उस पे आते हैं हम। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग है द राइट ऑक्यूपेशन। ठीक है, द राइट ऑक्यूपेशन यानी कि जो ब्राह्मणास थे उन्होंने, आप इसके पहले के लेक्चर्स में, इसके पहले के वीडियोस में, या आप ये बोलिए कि इसके पहले के चैप्टर्स में आप ये देख चुके हैं कि ब्राह्मणास अपने आप को सुपीरियर मतलब दिखाने के लिए या अपनी सुपीरियोरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास नाम के दो उन्होंने आप ये बोल दीजिए कि ग्रंथ टाइप के लिखे हुए थे, जिसमें कि काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे रिलेटेड टू कास्ट, वर्क, ऑक्यूपेशन, इन सारी चीज़ों को लेके। तो उसी धर्म सूत्र के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है ऑक्यूपेशन का भी डिवाइडेशन किया था कि किस कास्ट के लोग कौन सा ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास, ब्राह्मण्स ने ऑक्यूपेशन सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, मेनली 3 पार्ट में। जो चौथा पार्ट था वो तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता था सोसाइटी में। तो इनका जो डिवाइडेशन था ऑक्यूपेशन का, वो सबसे ऊपर तो ये ब्राह्मणास थे। तो ब्राह्मणास का काम होता था, जो ब्राह्मण्स होते थे इनका काम होता था स्टडी करना, टीच करना, यानी कि ये वेद को स्टडी करते थे, उनको टीच करते थे, और ये लोग सेक्रीफाइसेस को भी परफॉर्म करते थे। यानी कि जो भी सेक्रीफाइसेस होती थी, राजा महाराजा के यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ठीक है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा। तो इन सारे यज्ञ को परफॉर्म कराने का काम ब्राह्मण्स का होता था। ब्राह्मण्स ही वेदास को और भी जो बड़े बड़े एपिक हैं, ठीक है, उनको रीड करते थे और वही उनको टीच भी करते थे। यानी कि आप देखते होंगे बड़े बड़े जो राजा महाराजा के बच्चे होते थे वो सब जो है गुरुकुल जाते थे या अपने टीचर गुरु के पास जाते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वो सब क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे, यानी कि वही स्टडी करते थे, वही टीच करते थे, सेक्रीफाइसेस का भी वही परफॉर्म्ड कराते थे, हर चीज, मतलब ये सारा वेदास ये सब वाला काम ब्राह्मण्स का होता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड पोजीशन पे हमारे क्षत्रियास। क्षत्रियास मेनली जो किंग्स होते थे किसी भी किंगडम में, वो क्षत्रिय होते थे। आपने ज्यादातर क्षत्रिय राजाओं के बारे में ही सुना होगा, बहुत कम या एक्सेप्शन ऐसे होते थे जब कोई और कास्ट का या किसी और वर्ण का जो है क्षत्रिय उस समय राजा बनता था। तो उस टाइम मेनली क्या होता है, जो क्षत्रिय होते थे वही राजा बनते थे, उनका काम होता था वारफेयर यानी युद्ध करना, ठीक है, स्टडी करना वेदास का। यानी आप देखते होंगे जो मतलब कि राजा महाराजा होते थे, जो राजकुमार लोग होते थे, वो गुरुकुल जाके शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है, एडमिनिस्टर करना, यानी कि बड़े बड़े जो नोबेल्स होते थे, एलिट होते थे, वो सब भी क्षत्रिय ही होते थे। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी होती थी, क्षत्रिय की होती थी। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, जो कि थे वैश्य जो थे, इनका काम भी एडमिनिस्ट्रेशन का, इनका भी काम था, ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी होते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी जो गिफ्ट वगैरह लेना हो गया, इसको देना हो गया, गिफ्ट लेना देना इन द सेंस कि कोई भी काम वो परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि जो संगीतकार होते थे, म्यूजिशियन होते थे, वो लोग भाई अपना म्यूजिक कुछ परफॉर्म किए, किंग को अच्छा लगा तो वो उसको कुछ गिफ्ट देते थे। ठीक है, या वो कभी राजा को, कोई किंग को किसी भी टाइप का गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब इस टाइप का जो होता था वो मेनली वैश्य का काम होता था। और भी टाइप के वैश्य के जो वैश्य कैटेगरी थी, इनके और भी सारे ऑक्यूपेशन थे, जैसे कि पास्टोरलिज्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, ये सारा काम जो है वैश्यास का होता था। यानी कि जैसे मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये सारा काम भी वैसे ही करते थे। उसके बाद आती है लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी, शूद्रास। इनको मेनली अनटचेबल्स तो नहीं आप बोल सकते हैं, लेकिन अनटचेबल्स तो नहीं थे ये, मतलब अगर ब्राह्मणास और वैसे देखा जाए तो ये अनटचेबल ही थे एक तरीके से। लेकिन इनका काम क्या होता था, ये मेनली इनका काम होता था, ये जो तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इनकी सेवा करना। ये तीनों ही इनसे हायर थे, तो इनका काम सिर्फ इतना होता था कि वो इनकी सेवा करते थे, इसके अलावा शूद्र का कोई काम नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण थे, अब ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे बोल देंगे और कोई भी उनकी ये बात मान लेगा, तो वो अब हम देखते हैं वो क्या स्ट्रेटजीज अपनाते थे इन लॉस को, जो है जो धर्म सूत्र में लिखे हुए थे, या जो उन्होंने ही या उन्हीं के पूर्वजों ने कभी लिखा था, उसको वो लोग इन्फोर्स कराने के लिए, उसको मनवाने के लिए वो क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते थे। तो मेनली वो 3 स्ट्रेटजीज फॉलो करते थे। सबसे पहले वो ये बोलते थे कि जो वर्ण सिस्टम है, या जो वर्ण है उनका, कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, ये सब एक डिवाइन ओरिजिन होता है, इस पे किसी का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। जिसको जो भी, मतलब कि अगर कोई क्षत्रिय में पैदा हुआ है, कोई वैश्य में पैदा हुआ है, तो इसमें उसका कोई रोल नहीं है, ये डिवाइन ओरिजिन है, यानी कि भगवान उसको वैसा ही बना के उसी काम के लिए उन्होंने पैदा किया है। ठीक है, और दूसरा ये जो स्ट्रेटजी अपनाते थे वो किंग को एडवाइस करके, क्योंकि इनके एडवाइजरी बोर्ड जो होता था, या जो भी इंपॉर्टेंट लोग होते थे, उसमें ब्राह्मण्स भी होते थे, बड़े बड़े गुरु होते थे, आचार्य होते थे, जिनसे पूछ पूछ के जो राजा लोग होते थे, किंग होते थे, वो जो है कोई भी रूल बनाते थे, या अगला स्टेप, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ले रहे हैं तो अपने टीचर से, अपने गुरु से पूछते थे। आज भी आप देखते होंगे बड़े बड़े परिवारों में अपने एक गुरु होते हैं, है ना, कि ये हमारे कुल गुरु या परिवार के गुरु हैं, ऐसा टाइप का। तो उस टाइम पे भी ऐसे होते थे, हर किंगडम में हर उसका अपना एक अपने गुरु होते थे। ठीक है, राजगुरु टाइप के, कि ये राजगुरु हैं, वही मतलब कि राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा जो भी होती थी वो सब वही कराते थे। और भी वहां पे जो किंगडम में, उनके किंगडम में जो कुछ भी होता था, कोई भी मान लीजिए कभी कोई यज्ञ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो मेनली वो जो किंग होते, सॉरी, वो जो ब्राह्मण्स होते थे, या वो जो गुरु होते थे, जो राजगुरु होते थे, वो ही वो सब काम कराते थे, वही किंग को एडवाइस भी करते थे रूल एंड रेगुलेशंस के लिए। तो वो किंग के थ्रू इन सारे वर्ण सिस्टम को, ऑक्यूपेशन सिस्टम को सब इन्फोर्स कराते थे लोगों पे, नॉर्मल कॉमन पीपल पे। ठीक है, और जो इनकी तीसरी स्ट्रेटेजी थी वो था इनका स्टेटस बाय बर्थ, यानी कि ये जो है लोगों से ये मनवाते थे कि आपको जो स्टेटस मिला है, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है, आपका जो भी वर्ण है, वो आपके बाय बर्थ होगा, यानी आप जिस भी उसमें पैदा हो गए एक बार, अगर आप वैश्य में पैदा हो गए तो आप पूरे टाइम वैश्य ही रहेंगे, क्षत्रिय में हो गए तो क्षत्रिय रहेंगे। जबकि आपने देखा होगा वैदिक पीरियड जो था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें जो वर्ण था वो आपका बाय बर्थ नहीं होता था, वो आपका बाय ऑक्यूपेशन होता था। लेकिन अब इस टाइम पीरियड तक जो आपका वर्ण हो गया था, ये आपका बाय ऑक्यूपेशन न हो के बाय बर्थ हो गया था, यानी कि आप जिस भी जो है वर्ण में पैदा होंगे, आपको वही वर्ण फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और भी इसके अलावा भी वो बहुत सारे, लेकिन इसके बाद भी ये आसान नहीं होता था कि वो अपनी बात आसानी से या इजीली लोगों को मनवा सके, तो इसके अलावा भी वो कुछ नुस्खे अपनाते थे, कुछ तरीके अपनाते थे इन चीजों को रीइंफोर्स करने के लिए। जैसे कि वो जो एपिक हो गया महाभारत, और भी जो और भी पुरानी पुरानी एपिक थी, धर्मसूत्र हो गया, धर्मशास्त्रास हो गया,
और भी दूसरे जो अदर टेक्स्ट थे, इन सब का यूज करते थे ये ऑक्यूपेशन सिस्टम, वर्ण सिस्टम को इन्फोर्स करने के लिए लोगों पे। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका टाइटल है नॉन क्षत्रिय किंग्स। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो ऑक्यूपेशन के मतलब राइट ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्षत्रिय का जो ऑक्यूपेशन होता था वो वारफेयर होता था, वेदास को स्टडी करना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ठीक है, और जो है रूल रेगुलेशन मतलब कि रूल करना, ठीक है, और शासन करना, ये सब क्षत्रिय का काम होता था। जो राजा होता था वो मेनली या मोस्टली कोई ना कोई क्षत्रिय होता था, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी किंग हुए हैं जो नॉन क्षत्रिय थे। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम इसमें देखते हैं मेनली ऐसे मतलब कि शास्त्र के अनुसार जो है काफी सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनका सोशल बैकग्राउंड क्षत्रिय का नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट किंग्स रहे हैं। इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट आते हैं मौर्यास। ठीक है, मौर्य किंगडम, मौर्य राजाओं के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका आपने सुना ही होगा, कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट थे ये। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये अभी भी एक डिबेटेड पार्ट है कि मौर्य क्या थे। ठीक है, वो क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, मतलब किस ओरिजिन के थे, ये आज भी एक डिबेट का पार्ट है। ठीक है, कुछ ऐसे जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिनको जिसमें सजेस्ट किया है कि मौर्य जो थे वो क्षत्रिय थे। कुछ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं जिसमें कि सजेस्ट किया गया है कि जो मौर्यास थे वो लो ओरिजिन के थे। ठीक है, लो ओरिजिन का मतलब शूद्र रहे होंगे या तो फिर वैश्य रहे होंगे, ऐसा मतलब कोई लो ओरिजिन के थे ये, ना ही ब्राह्मण थे और ना ही जो है क्षत्रिय थे। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं अपने सुंग और कानवास के बारे में भी सुना होगा, जो कि साउथ के जो है किंग थे या उधर के एम्पायर में थे। तो ये जो है मेनली जो सुंग थे, सुंग राजा जो भी थे और जितने भी, और जो कानवास थे, ये सारे लोग क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको पता चलता है कि ब्राह्मण किंगडम भी संभाल रहे हैं, यानी ये किंग भी बन रहे हैं, ये क्षत्रियों का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सुंग और जो कानवास थे ये ब्राह्मण थे। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सकास के बारे में। शक राजा जो थे ये क्या थे, इनको जो है माना जाता है कि ये क्या थे, मलेक्षास थे। मलेक्षा यानी कि जिनको कि आप टच नहीं करते हैं, आप एक तरीके से अनटचेबल्स ले लीजिए। ठीक है, तो अनटचेबल्स इनको माना जाता था उस टाइम पीरियड पे, जिनको कि मलेक्षा मतलब मलेक्ष एक वर्ड दिया गया था, स्पेसिफिक वर्ड। ठीक है, ये मेनली जो शक राजा थे, शक डायनेस्टी जो भी स्टैब्लिश हुई थी या जो शक किंग्स आए हुए थे, ये जो है सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। तो इधर के लोग या इधर के शास्त्रों में इनको जो ब्राह्मण जो थे जो है, इनका मानना था कि ये जो है मलेक्षास थे, ब्राह्मण ने इनको ऐसा बोला था। और कुछ ऐसे संस्कृत जो है इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जिसमें कि ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो रुद्र दमन थे, रुद्र दमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस शक रूलर हैं। ठीक है, ये क्या थे, ये एक जो है कि ये एक मलेक्ष थे, यानी कि सांस्कृतिक ट्रेडिशन ये जो है काफी फेमिलियर होता है और काफी ये पावरफुल भी थे। इन्होंने जो है, जो रुद्र दमन थे, इन्होंने सुदर्शन लेक के बारे में आपने सुना होगा। तो 2nd सेंचुरी सी में इन्होंने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करवाया था रुद्र दमन ने। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं एक और बहुत ही ज्यादा बेस्ट नोन रूलर पे, जो कि है सातवाहनास। ठीक है, आपने सातवाहन डायनेस्टी के बारे में भी सुना होगा अच्छे से, जिसमें कि आपने देखा होगा कि इनके नाम के आगे इनकी मदर का नाम जुड़ा होता था। इसके पहले के पार्ट में आप देख चुके हैं, जैसे कि गौतमी पुत्र, सातश्री, सातकर्णी वगैरह। तो इन गौतमी क्या था, ये इनका गोत्र भी होता था और इनकी माँ का नाम भी होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये लोग क्या थे, इनको भी माना जाता है कि ये लोग क्या थे, ये ब्राह्मणास थे, ऐसा क्लेम किया जाता है। ठीक है, ये गौतमी पुत्र, सातश्री, सातकर्णी, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ये एका ब्राह्मणा थे। एका ब्राह्मणा या यानी कि ये एक प्रकार के यूनिक टाइप के ब्राह्मण्स थे। तो
इस टाइप हम देखते हैं कि ये लोग क्या थे, मेनली डिस्ट्रॉयर, आप इनको बोल सकते हैं। जो सातवाहना डायनेस्टी थी मेनली वो डिस्ट्रॉयर ऑफ, जो क्षत्रिय की प्राइड होता था उनका, जो रहता था कि हाँ वही लोग बस राजा बन सकते हैं, किंगशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये मेनली एक तरीके से उस सब का क्या था, एक डिस्ट्रॉयर थे सातवाहन डायनेस्टी वाले लोग, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका की टाइटल है जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे जाति कैसी होती थी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। तो अब हम देखते हैं जाति, ठीक है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी और इस टाइप के टर्म्स जो है टेक्स्ट में मेनली यूज किए गए हैं सोशल कैटेगरीज को रिफर करने के लिए, सोशल कैटेगरीज को दिखाने के लिए जाति टाइप के टर्म, ठीक है। जाति यानी कि वर्ण, ये सब। तो ये मेनली क्या होता था, अभी आपने इसके पहले देखा कि जो जाति होती थी, वर्ण होता था, वो हमारा बाई बर्थ होता था हमारे टेक्स्ट के अनुसार, ठीक है, बेस्ड ऑन बर्थ होता था। इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि कितनी जाति होंगी। जैसे वर्ण पे रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है, ऑक्यूपेशन, वर्ण पे रेस्ट्रिक्शन है तो कास्ट पे, मतलब सॉरी, वर्ण पे है तो उस पे रहेगा। ये ऑक्यूपेशन पे तो सिर्फ 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। लेकिन जो जाति होती थी, कास्ट होता था, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कितनी भी कास्ट हो जाती थी, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो है जिसका जो ऑक्यूपेशन होता था, उसके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही उसकी जाति डिफाइन कर दी जाती थी। जैसे कि होते थे एक जाति, आपने फॉर एग्जांपल सुना होगा, देखा होगा, जानते भी होंगे, निषाद, ठीक है, निषाद एक जाति, ठीक है। तो उस समय पे जो फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, उनको क्या बोल दिया जाता था, निषाद बोल दिया जाता। तो निषाद उनको टाइटल ही दे दिया गया, उनको जाति ही उनकी डिफाइन कर दी गई कि अच्छा ये निषाद है, ठीक है। और जो आपने सुवर्णकार, यानी कि जो गोल्ड स्मिथ्स होते थे, जो सोने का काम करते थे, सुनार होते थे, उनको टाइटल दे दिया गया, उनको उनकी जाति डिफाइन कर दी गई कि वो सुवर्णकार हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सोशल मोबिलिटी उस टाइम पे कैसी रही होगी, क्या था, कैसा था। तो बहुत ज्यादा कुछ तो इसके बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन एक स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिला है 5th सेंचुरी CE का, ठीक है, मैंडासोर से मिला है, जो कि MP में है, ठीक है, 5th सेंचुरी में। तो इस इंस्क्रिप्शन में, जो कि मध्य प्रदेश मैंडासोर में मिला है ये इंस्क्रिप्शन, तो इस इंस्क्रिप्शन में ये रिकॉर्ड है कि जो है एक गिल्ड ऑफ सिल्क वेवर, ठीक है, एक सिल्क वेवर यानी कि था कोई, ठीक है, बुनाई उनाई का काम करने वाला, जिसके बारे में पता चला है कि वो सारे लोग, उसके बारे में उसमें लिखा गया उस इंस्क्रिप्शन में कि जो कि गुजरात के लता नामक जगह पे रहते थे, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पे रहते थे और यहाँ से ये लोग माइग्रेट करके मैंडासोर में आए हुए थे, ठीक है। तो इन सबको क्या बोला जाता था, दासपुरा बोला जाता था, ठीक है, इन सबको दासपुरा बोला जाता था। तो ये लोग ऐसा उसमें लिखा गया है, उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि उन्होंने यहाँ के जो जिस जगह पे वो आए थे, यानी कि मैंडासोर में, तो यहाँ के किंगशिप के बारे में, यहाँ के राजा के बारे में उन्होंने काफी कुछ अच्छा सुन रखा था कि बहुत ही ग्रेट जो है किंगडम है, बहुत ही अच्छे किंग है। तो इसके लिए वो लोग, उन्होंने अपना सेटलमेंट चेंज किया था, वो जो है गुजरात से MP में वो माइग्रेट करके आए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे मिले हैं जहां से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपनी मेंबरशिप, जो गिल्ड्स होते थे या जो श्रेणीज होती थी, वो किस नेचर में चेंज करते थे। उनका जो है जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होता था, वो जो है अपने मतलब कि किस बेस पे चेंज करते थे, उनका ऑक्यूपेशन वो किस टाइप से अडॉप्ट करते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। और जो है वो अपने वेल्थ को एक चीज के लिए, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेड है, किसी भी चीज का एक ट्रेड कर रहे हैं तो वो कोई दूसरी चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। वो ऑफन ऐसा करते थे कि जो है एक काम कर रहे हैं तो वो उनके पास वेल्थ है तो वो उसको किसी दूसरे काम में इन्वेस्ट कर देते थे, क्राफ्ट के काम में इन्वेस्ट कर देते थे, या और भी कोई क्राफ्ट, मतलब सॉरी, और भी किसी काम में इन्वेस्ट कर देते थे। कभी कभी जैसे कि सन, मतलब टेम्पल बनवाना, अपने जो भी उनके ईस्ट गॉड होते थे, ईस्ट देवता होते थे, जो भी उनके लिए टेम्पल बनवाना, तो अपने वेल्थ का इस टाइप से यूज करते रहते थे, ठीक है। हम आते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन।
इट मीन्स कि ये जो 4 वर्ण थे हमारे, जो कि धर्मसूत्रास या धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग बताए गए थे, ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये जो 4 वर्ण थे, इसके अलावा भी कुछ होते थे जो कि जो है ब्राह्मण्स ने तो, या उनके टेक्स्ट में तो वो नहीं थे, या उनके टेक्स्ट में अगर कुछ संस्कृत टेक्स्ट में उनको मिलता भी था तो वो उनको मेनली एक उन्होंने अनटचेबल्स या जैसे निषाद हो गए, ठीक है, इन सबको उन्होंने अलग से कैटेगरी दे रखी थी, ठीक है। ये उनके 4 वर्ण में जो होते थे, 4 वर्णास थे, उनमें ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो चूंकि इस पूरा सब कॉन्टिनेंट काफी सारी डाइवर्सिटीज हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो ब्राह्मण्स के आइडियाज के अकॉर्डिंग जो चीजें नहीं होती थी, ठीक है, उनको वो ऑफेंडली जो है उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया था कि एज अ ऑड या अनसिविलाइज्ड या एनिमल टाइप उनको वो बता देते थे। जैसे कि आप निषाद को ही ले लीजिए, निषाद क्या होते थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे, उनकी अपना वहां पे लाइफ मतलब थी अपनी, उन्हें उनकी लिविंग स्टाइल अलग थी एकदम से, उनका जो है हंटिंग गैदरिंग करके खाना होता था, ठीक है, इस टाइप की उनका जो है लाइफ होता था। तो उन लोगों को ये क्या बोलते थे, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो संस्कृत टेक्स्ट थे, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को अनसिविलाइज्ड या ऑड माना जाता था, ठीक है। और जो निषाद हैं होते थे, उनका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है एकलव्य। एकलव्य की कहानी के बारे में सुना होगा आपने, एकलव्य के बारे में भी सुना होगा कि एकलव्य बहुत ही अच्छे जो है वो धनुर्धर थे, या उन्होंने बहुत अच्छी धनुर्विद्या सीखी थी, और वो द्रोणाचार्य के पास भी गए थे, लेकिन द्रोणाचार्य चूंकि राजगुरु थे तो उन्होंने जो है एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया था, ठीक है। ये स्टोरी आपने महाभारत में देखी होगी, इसके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं कि और भी जो है जो थे ऑड, यानी कि इन लोगों को भी क्या संस्कृत टेक्स्ट के अनुसार क्या माना जाता था, अनसिविलाइज्ड, ऑड, एनिमल लाइक, इन सब टाइप का इनको माना जाता था, ठीक है। और जो नॉन संस्कृत, ये तो हो गया संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज में टेक्स्ट जो मिले हैं, ठीक है, उसमें इनको क्या बोला जाता था, उन सब में इनको मलेच्छास बोला जाता था, ठीक है। उन सब में इन लोगों को क्या बोला जाता था कि ये लोग मलेच्छास हैं। आपने इस सब के बारे में, इनसे रिलेटेड स्टोरीज आपने जो है महाभारत में भी देखी होगी, सुनी होगी, ठीक है, उसमें भी इन सब चीजों का वर्णन मिलता है अच्छे से। उसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग पे, बियॉन्ड द 4 वर्णास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। बियॉन्ड द 4 वर्णास यानी ये जो हमारे 4 वर्ण थे, ठीक है, निषाद हो गए, इसके अलावा तो जो निषाद भी हो गए उनको ये अनसिविलाइज्ड बोलते थे, एनिमल लाइक बोलते थे, ऑड बोलते थे, लेकिन उसको भी ये जो है मतलब अनटचेबल्स, यानी ऐसा नहीं होता था कि उनको वो टच नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, इन सब टाइप का ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इनके अलावा भी एक ऐसी कैटेगरी थी जिसको कि ये पॉल्यूटिंग मतलब समझते थे, यानी कि उनको बहुत ही ज्यादा वो अनटचेबल्स आप समझ सकते हैं वो कैटेगरी होती थी, जिसको कि इन्होंने अनटचेबल्स का नाम दिया था। इनको हर टाइप की एक्टिविटीज से इनको बिल्कुल ही दूर रखा था, ठीक है। और जो स्पेशली एक्टिविटीज जो होती थी, रिचुअल्स का परफॉर्म करना, जो सेक्रेड काम होते थे, इन सब चीजों को करने वाले उनको क्या बोला जाता था, प्योर। एक तरीके से आप बोल दीजिए ब्राह्मण्स, उनको क्या बोला जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्योर होते हैं, ठीक है। और उन्होंने इन लोगों को जो है अनटचेबल्स कैटेगरी में रखा हुआ था कुछ लोगों को, यानी कि वो अनटचेबल्स है। उनको पॉल्यूटिंग भी बोला जाता था, क्योंकि वो लोग नॉर्मली जो काम करते थे, वो जो है अनटचेबल्स जो काम करते थे मेनली वो हैंडलिंग कॉप्स, यानी जो डेड बॉडीज होती थी, मरे या जिंदा कोई भी टाइप की, कुछ जो है लावारिस लाशें होती थी, उन सबको जो है हैंडल करना, उन सबको ले जाना, जलाना, ये सब काम किसका होता था, जो चंडाल्स होते थे उनका काम होता था, ठीक है। डेड एनिमल्स को ले जाना, मान लीजिए कोई गांव में, विलेज में कोई एनिमल है, उसकी डेथ हो गई, तो उसको ऐसे हर कोई नहीं उठा सकता था, हर कोई नहीं उठाता था, उसके लिए चंडाल्स आते थे, वो उठा के ले जाते थे उसको, ठीक है। उन सबको क्या बोला जाता था, चंडाल्स बोला जाता था, ठीक है। तो ये क्या होता था, ये जो है आप इसके बारे में देखेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है, एक बहुत ही आपने सुना होगा मनुस्मृति के बारे में, ये भी एक संस्कृत टेक्स्ट है। तो इसमें जो है ये चीज अच्छे से लिखी है कि जो चंडाल्स होते थे ये जो है आउटसाइड ऑफ विलेज रहते थे, यानी कि गांव के बाहर रहते थे, और ये मेनली जो है जो
यूटेंसिल्स या जो बर्तन आप कहिए लोग जो है यूज करके फेंक देते थे, उन बर्तन्स का ये यूज करते थे, डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स का यूज करते थे। ये लोग वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे जो कि आयरन के होते थे, यानी इन्हें गोल्ड, सिल्वर और दूसरे टाइप के ऑर्नामेंट्स यूज करने की इजाजत नहीं थी। ये हमेशा आयरन के ही ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। और ये वो कपड़े पहनते थे जो है डेड बॉडीज होती थी, डेड बॉडीज को जलाने के लिए ले जाते थे, जो कपड़े डेड बॉडीज पहनी रहती थी उन कपड़ों को ये पहनते थे, ठीक है। या किसी और के जो उतारे हुए कपड़े होते थे, कभी मिल गए तो वो सारे कपड़े ये लोग पहनते थे, ठीक है। और ये लोग जो है सिटीज में हो गया या विलेज में ऐसे ही कभी भी, और दिन के उजाले में तो ये बिल्कुल ही नहीं आ सकते थे गांव के अंदर। दिन के उजाले क्या, आप ये रात में भी गांव में अंदर नहीं प्रवेश करते थे, गांव के बाहर ही रहते थे, गांव में इनकी एंट्री अलाउड ही नहीं थी, ठीक है। फिर हम आते देखते 5th सेंचुरी, ठीक है। 5th सेंचुरी सी में एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था फाहियान, ठीक है। फाहियान इन्होंने विजिट किया, ठीक है। इन्होंने जब इंडिया में विजिट किया तो इन्होंने देखा कि जो अनटचेबल्स होते थे, इन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा कि जो अनटचेबल्स होते थे वो जब भी गांव के अंदर प्रवेश करते थे या जब भी स्ट्रीट्स में आते थे तो वो एक क्लैपर था, मतलब ऐसे होता था, आप ये समझ लीजिए कि एक थाली होती थी और एक ऐसे कुछ होता था टाइप का, जैसे मान लीजिए थाली, और ये ऐसे इसको बजाते हुए ये स्ट्रीट में जो है घुसते थे, आते थे, ताकि जो लोग भी आसपास हों, जो भी हो उस समय घरों के बाहर, वो सब अपने अपने घर में चले जाएं ताकि कोई इनको देखे ना, क्योंकि इनको देखना भी जो है उस समय बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग माना जाता था कि इनको देख लिए तो अब आपको नहाना पड़ेगा ना, और ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। उसके बाद एक और चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था जुआन जैंग, ठीक है। ये 7th सेंचुरी में इन्होंने विजिट किया। तो इन्होंने अपनी बुक में, अपने टेक्स्ट में इन्होंने ये लिखा कि जो एग्जीक्यूशनर्स होते थे, जो स्कवेंजर्स होते थे, यानी कि यही चांडाल्स जो होते थे, ये इनको फोर्स किया जाता था सिटी के बाहर रहने का, यानी अगर ये चाहें तो भी ये सिटी के अंदर नहीं रह सकते थे। तो जो इनके बारे में जो है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बहुत कम मेंशन्ड है, बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उनके बारे में, उनमें जो है इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लिविंग स्टाइल के बारे में काफी कुछ चंडाल्स के बारे में लिखा गया है उन सब चीजों में, ठीक है। और इसमें इनके बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका टाइटल है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। इस पार्ट में मेनली हम देखेंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज होते थे, जो हमारा स्टेटस होता था, वो अकॉर्डिंग टू आर बर्थ तो होता ही था, यानी कि हम जिस भी वर्ण में पैदा होंगे, जिस भी स्टेटस में पैदा होंगे, वो हमारे रिसोर्सेज होंगे, हमें अपने पेरेंट्स से हमको हमारा स्टेटस, ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन इसके अलावा भी क्या चीजें होती थी जिससे कि हम जो है अपने रिसोर्सेज को, अपने स्टेटस को गेन करते थे या बनाते थे, जो कुछ भी था, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट हेडिंग है जेंडर्ड एसेस टू प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी होती थी, जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती थी, वो मेनली क्या होता था, जो मेन होते थे, ठीक है, यानी कि जो उनका बेटा होता था वही एक्सेस करता था उन सारी प्रॉपर्टीज को। बेटी का, यानी कि वुमेन का, उसकी फादर की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होता था। इसका एक लाइव एग्जांपल आप महाभारत में भी देख सकते हैं कि उसमें क्या होता था मेनली, कि उसमें आपने देखा होगा कि कौरवास और पांडवास की राइवलरी रहती है, ठीक है। और दुर्योधन जो होते हैं कौरवास की तरफ से, वो युधिष्ठिर जो कि पांडव के बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे और पांडवास में सबसे बड़े थे, भाई थे, ठीक है। तो उनको जो है दुर्योधन युधिष्ठिर को जो है गेम ऑफ डाइस, यानी कि जो जुआ वाला खेल नहीं होता है, डाइस वाला गेम, उसके लिए वो जो है उनको इनवाइट करते हैं। और उस डाइस के गेम में इन्होंने अपना सब कुछ मतलब कि दांव पे लगा दिया था, और फाइनली युधिष्ठिर धीरे धीरे करके सब कुछ हार गए, ठीक है। अपना सारा गोल्ड, एलिफेंट्स, चैरियोट, स्लेव, आर्मी, ट्रेजरी, किंगडम, ठीक है, इवन अपने ब्रदर्स, अपने भाई भी हार गए, और फाइनली खुद को भी हार गए। और ये सारी चीजें हारने के बाद भी, ठीक है, उन्होंने अपनी बीवी यानी कि द्रौपदी, जो कि 5 की बीवी थी, उनको तक उन्होंने दांव पे लगा दिया था, और फाइनली वो उनको भी हार गए, ठीक है। तो ये
आप देखते हैं यहाँ पे क्या है कि मतलब एक जो है जेंडर, ये जेंडर की ही तो बात है ना, यानी कि बड़ा भाई युधिष्ठिर बड़े भाई थे और उन्होंने अपनी फादर की यानी अपने उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी सारा का सारा उनके पास राइट था, और वो एक बिना किसी से पूछे, भाई और भी भाई थे, सबका इक्वली हक था, लेकिन उन्होंने खुद ही सब बारी बारी से लगाते गए और वो हारते चले गए। तो ये क्या है, ये इशू ऑफ ओनरशिप है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जैसे जो धर्म सूत्र हैं, धर्म शास्त्राज हैं, उनके अकॉर्डिंग भी ये सारी चीजें देखी जाए तो उस टाइम पीरियड पे इसको एक तरीके से सही माना जाता था, क्योंकि उस समय जो प्रॉपर्टी एक्सेस होती थी वो ऐसी होती थी, एक मतलब राजा के मरने के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता था उसी के नाम यानी उसी का पूरा किंगडम होता था, और किसी का नहीं, और किसी को उतना ज्यादा हक या उतना ज्यादा अधिकार नहीं होता था। उसके बाद फिर हम देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में जो है उसमें भी ये कहा गया है कि जो पेरेंटल ईस्टेट होता है वो जितने भी बेटे होते हैं उनमें इक्वली जो है डिवाइड होता है, और ये पेरेंट के डेथ के बाद ही बेटों को मिलता है, और जो एल्डेस्ट होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसका एक अपना एक स्पेशल शेयर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मनुस्मृति में है, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये बोला गया है कि वुमेन का कोई शेयर नहीं होता है, ठीक है। बड़े भाई का स्पेशल शेयर होगा, जितने बच्चे हैं सबका शेयर होगा, लेकिन उसमें वुमेन का यानी कि अगर उसकी बेटी है तो उनका कोई शेयर नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो वुमेन्स का क्या होता था, वुमेन्स का होता था उनका स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता था, स्त्री धन मेनली जो औरतों को शादी के समय पे उनको जो गोल्ड मिलता था, जो पैसे मिलते थे, जो उनके गहने होते थे, जो माँ या पेरेंट्स उनके जो एज अ गिफ्ट उनको देते थे, वो उनका स्त्री धन होता था। तो वुमेन्स के पास सिर्फ वही उनका होता था, उनका स्त्री धन, ठीक है। उसके बाद आप एक और एक्सेप्शनल केस देखेंगे, क्वीन प्रभावती गुप्ता। इनके बारे में आप काफी टाइम से सुनते आ रहे होंगे, क्वीन प्रभावती गुप्ता का इसके पहले के भी वीडियोस में, इसके पहले के चैप्टर में काफी ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। तो ये क्या थी, ये अर्ली सोसाइटी की या उस टाइम पीरियड की एक रिचेस्ट वुमेन थी, और ये क्वीन थी। ये एक एक्सेप्शन केस था जहां पे एक वुमेन कोई क्वीन रही हो, इन्होंने किसी एम्पायर किसी किंगडम को संभाला हो, ठीक है। तो ये क्वीन ही थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिचेस्ट तो रहेंगी ही, रिचेस्ट वुमेन, ठीक। तो जो है और जो मतलब कि रिसोर्सेज हैं कुछ जो है, और एविडेंसेस जो मिलते हैं, जो और टेक्सचुअल और एपिग्राफिक एविडेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो अपर क्लास वुमेन होती थी उनकी जो है कंडीशन लोअर क्लास वुमेन से काफी अच्छी थी। यानी कि वो जो है क्या करती थी, उनका जो है खुद का वो अपना मतलब उनके अपने रिसोर्सेज होते थे जिसको वो एक्सेस करती थी, यानी लैंड कैटल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें वो खुद का भी एक्सेस करती थी। लेकिन जो लोअर क्लास वुमेन होती थी उनके पास स्त्री धन के अलावा और कोई भी चीज नहीं होती थी, ठीक है। और भी बहुत सारी सोशल डिफरेंसेस था मेन एंड वुमेन के बीच में, यानी कि मेन एंड वुमेन दोनों कॉमन कभी नहीं थे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे उस टाइम पीरियड पे मेन एंड वुमेन के बीच में। उसके बाद आते हैं हम इसके नेक्स्ट हेडिंग पे, जो है वर्ण एंड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी, यानी कि हम प्रॉपर्टी को उस टाइम पीरियड पे कैसे एक्सेस किया जाता था। यानी कि जैसे कि आप इसके पहले वाली वीडियो इसके पहले पार्ट में देख चुके हैं, इसके पहले जो हेडिंग थी उसमें कि जो ऑक्यूपेशन होता था वो हमारे वर्ण के हिसाब से डिवाइड होता था, किसको कौन सा ऑक्यूपेशन करना है, ठीक है। धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो थे उसमें डिफाइन किया गया था कि किस वर्ण के लोगों को कौन सा ऑक्यूपेशन करना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑक्यूपेशन थे जो कि या कुछ ऐसे तरीके थे जिससे हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते थे। यानी कि जैसे जो शूद्रास होते थे उनका मेनली क्या काम था कि वो जो है बस अपर जो 3 कास्ट थी उनको उनकी सेवा करना। तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो वेल्थ रहेगा वो काफी ज्यादा कम रहेगा, वो बहुत ज्यादा वेल्दिएस्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि वो उनका काम ही है बस तीनों की सेवा करना, उनको सर्व करना। तो उससे वो कितनी ज्यादा कमाई करेंगे, कुछ नहीं। और वो चाह के भी उससे ज्यादा प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको अलाउ ही नहीं है कुछ अदर काम करने का, ठीक है। उनको बस वही करना ही करना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड पे वेल्दिएस्ट मेनली कौन होते थे, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास। ये वेल्दिएस्ट क्यों होते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बड़े बड़े काम होते थे, अब क्षत्रिय जो होते हैं वो किंग ही होते थे, जो नोबेल एलिट पर्सन होते थे, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशंस हो गए, ठीक है,
जो है ट्रेजरीज हो गई, उनको देखना संभालना, वो मेनली क्षत्रियास का ही काम होता था। तो जब क्षत्रिय वही काम ही कर रहे हैं, हाई पोस्ट पे हर जगह वही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वेल्दिएस्ट तो होंगे ही। और जो ब्राह्मण्स होते थे, प्रीस्ट होते थे, इनका काम होता था जनरली जो रिच लोग होते हैं उनके यहाँ जो है पूजा पाठ कराना, किंग्स के यहाँ कराना, ठीक है, जो होते थे। और भी जो ओकेजनल काम्स होते थे, ये सारी चीजें जो है ब्राह्मण्स कराते थे। तो उनके बदले में इनको भी बहुत अच्छे अच्छे बहुत महंगे गिफ्ट्स मिलते थे, बहुत पैसे मिलते थे। तो ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास ये वेल्दिएस्ट पर्सन होते थे उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। और ब्राह्मण्स ऐसा बोला जाता है उस टाइम पीरियड पे कि बहुत ही ओकेजनली या बहुत कम ऐसा देखा जाता था जहाँ पे ब्राह्मण्स कोई गरीब या पुअर ब्राह्मण मिलता था। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राह्मण्स क्या होते थे, वेल्दिएस्ट या रिचेस्ट ही होते थे, ठीक है। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी मिला है, ठीक है, जो कि ये रिजेक्ट करता है बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसमें इस बात को नकारा गया है कि जो स्टेटस था वो बर्थ के बेसिस पे था उस टाइम पीरियड पे। हालांकि ये बहुत हद तक आप इसको सही नहीं मान सकते हैं इस क्लेम को, लेकिन उससे सही गलत से हमें क्या मतलब है। ये उसमें एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें कि ये क्लेम किया गया है, तो हम इसको एज इट इज पढ़ लेते हैं, बस इससे ज्यादा हमारा कोई काम नहीं है इसमें। अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग पे, ठीक है, जो है एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ, यानी कि इसके अलावा उनका सोशल सिनेरियो क्या होता था और ये किस टाइप से अपनी वेल्थ को शेयर करते थे। तो ऐसा हमें मतलब कि जो है सूत जो है, जो भी टेक्स्ट हैं उनसे हमें पता चलता है कि वेल्थ जो इनका था वो काफी अनइवनली डिवाइड होता था। ये मेनली उनका जो है उनका जो स्टेटस होता था वो असाइंड होता था उनके वेल्थ के बेसिस पे, यानी जो जितना अमीर है उसका स्टेटस उतना ही अच्छा होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ लोग होते हैं कि ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती थी कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, मे बी उनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, इतना ज्यादा वेल्थ ना हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड, जैसे कि आप ब्राह्मण्स का ही केस ले लीजिए। कभी कभी थोड़े से मिडिल क्लास ब्राह्मण्स भी होते थे, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड होते थे उतने ही ज्यादा जितने कोई दूसरे ब्राह्मण होते थे। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस ही रिस्पेक्ट वाला था, ठीक है, ब्राह्मण्स ऑलवेज रिस्पेक्टेड थे। तो इस टाइप का भी होता था। और ये जो सिस्टम था ये मेनली जो है एंशियंट जो तमिलकम थे, उधर साइड के जो किंगडम्स थे उसमें ये उधर की जो एम्पायर था, स्टेट था, उसमें ये सिस्टम बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, ठीक है। और जो है कुछ ऐसे तमिल संगम टेक्स्ट भी हैं जिसमें जो है जो वहाँ के पोएट्स थे उन्होंने पोयम्स के थ्रू, को पता है कि जो संगम टेक्स्ट है तमिल, उसमें पोयम जो है बहुत सारी पोयम के फॉर्म में उसमें सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। तो उन पोयम्स में बहुत अच्छे से ये चीज बताई गई है कि रिच और पुअर में कितना डिफरेंस था, यानी कि डिफरेंस बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से रिच एंड पुअर के बीच में। और उस समय की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, कि जो सोशल जो स्ट्रक्चर था वो इकोनॉमी, यानी वहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से या इकोनॉमिक तरीके से वो कैसे जुड़ा हुआ था, ठीक है। जो जितना अमीर उतना ज्यादा जो है, जो जितना रिचेस्ट है उतना ज्यादा जो है रिस्पेक्टेड है, ये सारी चीजें किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करती थी, ये बहुत अच्छी तरीके से उन संगम तमिल टेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो आज का चैप्टर या आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि आपको जानकारी मिली है इससे, ये नोट्स आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।